आज जो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ ऑफेंस पर, ठीक है ना? तो ऑफेंस के सारे प्रोविजंस को तो आप लोग जानते हैं, मैं प्रोविजन पर बात न कर मैं बात करूँगा कि कोई एक वकील, ठीक है ना? चूँकि आप लोग वकालत कर रहे हैं, तो कोई वकील जो है, वह अपने क्लाइंट को, एक्यूज़ को कैसे बचा सकता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना कि कोई भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई एक्यूज आपके पास आएगा तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बतलाया था कि विक्टिम की तरफ से कौन होता है और एक्यूज की तरफ से कौन होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्टिम की तरफ से स्टेट जो है वह केस को लड़ता है और एक्यूज की जब बात आती है तो एक्यूज की तरफ से डिफेंस लॉयर होता है, ठीक है? यह मैंने आप लोगों को बतलाया था। सबसे पहले मैं ऑफेंस की बात करूं और तब मैं बात करूंगा कि कैसे आप उस केस को लड़ सकते हैं और कौन-कौन से पॉइंट हैं ऐसे जहां पर आप क्लाइंट को बचा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ऑफेंस की बात करता हूं जिससे चीजें निकल कर आएंगी फिर आगे। तो ऑफेंस है क्या? ठीक है ना? ऑफेंस है क्योंकि कोई भी चीज, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन कब आता है? जब कोई घटना घटती है और वह घटना जो है वो ऑफेंस है। ये क्या किसी घटना को हम ऑफेंस कह देंगे क्या? किसी व्यक्ति ने आपको एक थप्पड़ मारा तो क्या वो ऑफेंस हो जाएगा क्या? वो ऑफेंस तो नहीं हो जा रहा है। ऑफेंस है लेकिन उसको हम सिर्फ कहेंगे कि वह सिर्फ एक घटना घट गई। ऑफेंस की जब बात आती है तो लीगल टर्म में जब बात आती है कि आप किसी कानून का उल्लंघन जब करते हैं और उसमें आप उसके खिलाफ में जाकर काम करते हैं जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो उसको हम ऑफेंस कहेंगे। ऑफेंस का डिफिनीशन दिया हुआ है सीआरपीसी में सेक्शन 2N में। इसको आप लोग देखेंगे तो और भी क्लियर आपको समझ में आएगा, जिसमें कि बहुत स्पष्ट किया गया है कि यदि आप, ठीक है ना, ऑफेंस की बात हम करते हैं कि जब जब कोई भी घटना जब घटती है, कोई भी घटना जब घटित होती है और वो यदि पनिशेबल है, ठीक है, पनिशेबल बाय लॉ है, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब हम उसको ऑफेंस कहते हैं। कोई भी घटना जो पनिशेबल बाय लॉ है, जैसे हमारे 323 ही है जहां पर मारा पीटी की बात होती है, वो भी पनिशेबल बाय लॉ है। तो जब पनिशेबल बाय लॉ है तो उसको हम ऑफेंस कहते हैं। अब ऑफेंस जो होता है तभी आप बचाने की बात आती है ना एक्यूज को। जब कोई ऑफेंस होगा तभी बचाने की बात आएगी। तो हम इसी ऑफेंस की बात करें, लेकिन ऑफेंस में जो पनिशेबल है वहां पनिशमेंट मिलता कैसे है, ठीक है ना? पनिशमेंट मिलता कैसे? प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करना चाहता है? कोई भी जब ऑफेंस की बात करते हैं तो ऑफेंस में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो है एक मेंस रिया और दूसरा है एक्टस रियूस। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको कहीं पर भी डिफाइन आईपीसी में नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी में हर जगह पर आपको मेंस रिया और एक्टस रियूस मिलेगा। यह इंडियन टर्म नहीं है तो लैटिन टर्म, लेकिन इसको डिफाइन किया है सही तरीके से अमेरिकन पिनल कोड के द्वारा। अमेरिका में जो मास्टर पिनल कोड, मास्टर जो कोड बना उसमें उसको मेनली डिफाइन किया गया है। इन इंडिया का जो पिनल कोड है, 1860 का जो पिनल कोड है, वह पहले से ही सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है। डिफिनीशन नहीं है कहीं पर, लेकिन अस्पष्ट रूप में हर जगह पर है। आप पूछेंगे कि मेंस क्या है क्या और एक्टस रियूस है क्या, ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट होंगे तभी सजा हो सकती है और तभी प्रोसीडिंग चल सकती है, ठीक है ना? प्रोसीडिंग चल सकती है, उसके बिना तो नहीं चल सकती है। तो मेंस रिया क्या है? हम यह कहे कि गिल्टी माइंड गिल्टी माइंड जो है वो मेंस रिया है। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर कुछ क्राइम चल रहा है, जिसको क्रिमिनल माइंड भी कह सकते हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल चीजें जो है वह घूम रही हैं, ठीक है? तो आप जो गिल्टी माइंड है, गिल्टी माइंड है, उसको हम एक्टस रिया कहते हैं। और जब उसका कमीशन हो जाता है, मतलब जैसे ओमिशन या कमीशन हम बोलते हैं, जब वो घटना घटित होती है, ठीक है ना, उसी प्लानिंग के तहत, गिल्टी माइंड के तहत जब कोई घटना घटित होती है तो वह क्या है? एक्टस रियस है। यदि आप गिल्टी माइंड, ठीक है ना, माइनस एक्टस रियस हैं, तभी पनिशमेंट तो है नहीं। आपके दिमाग में मान लीजिए कोई बात चल रही है कि उसका हमको मर्डर करना है, तो आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आपने मर्डर नहीं किया है, ठीक है? तो घटना तो घटित हुई नहीं,
तो सजा होगी क्या? वो पनिशेबल है? नहीं है। उसी ढंग से यदि एक्टस रियस है, ठीक है ना, एक्टस रियूज है और एक्टस रियूज माइनस मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड नहीं है लेकिन घटना घटित हो गई, जिसका मैं एग्जांपल आपको अभी दूंगा, तब वहां पर वो ऑफेंस है, लेकिन ऑफेंस जो है वह क्या है, वह हो सकता है कि वह नेग्लिजेंस के चलते हो, ठीक है। तो घटना जो है वह घटित तो हुई, लेकिन उसमें कोई मेंस रिया जैसी चीज नहीं थी, मतलब गिल्टी माइंड नहीं था। पहले एक चीज को स्पष्ट कर दे कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि प्रोसिक्यूशन जो होता है वह विक्टिम की तरफ से केस लड़ता है, क्योंकि जब किसी के साथ क्राइम होता है, ठीक है ना, जब क्राइम होता है तो वो क्राइम जो होता है तो यह माना जाता है कि वो सोसाइटी के खिलाफ क्राइम हुआ है, ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ क्राइम हुआ, स्टेट के खिलाफ क्राइम हुआ है, तो स्टेट उसमें पार्टी बन जाता है। स्टेट क्या करता है? पार्टी बन जाता है, ठीक है। तो अब स्टेट कौन है? प्रोसिक्यूशन है। स्टेट क्या? प्रोसिक्यूशन है। और दूसरा जो है वह क्या है? एक डिफेंस है, जो कि आप है, मान लिया एक्यूज की तरफ से आप लड़ रहे हैं तो आप हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक और है, वह कौन है? वह कोर्ट है। सेंट्रल पॉइंट वही है। हम लोग किसके तरफ देखकर बात कर रहे हैं? हम लोग किसके साथ पास प्ली कर रहे हैं? हम लोग प्ली उसके पास कर रहे हैं। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो यह क्या चाहता है? आपको सजा दिलाना, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि आप गिल्टी हैं। प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि आप गिल्टी हैं। आप इसीलिए देखेंगे कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस प्रोसिक्यूशन की एक एजेंसी है ना, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब पुलिस जब मानकर चलती है कि आप क्रिमिनल हैं, ठीक है ना, आप अपराधी हैं, मानकर चलती है, और जो डायरी लिखती है वो उसी अंदाज में वो लिखती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसी अंदाज में करती है, ठीक है ना। तो वह पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और विक्टिम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन भी क्या मानकर चलता है? प्रोसिक्यूशन भी मानकर चलता है कि आप गिल्टी हैं, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन भी मानकर चलता है गिल्टी, क्योंकि पूरा उसका कोर्स ऑफ एक्शन वही होता है। लेकिन अब दूसरा चीज क्या है? वो प्रोसिक्यूशन किसके सामने अप्रूव करना चाहता है? कोर्ट के सामने, ठीक है। लेकिन कोर्ट ये मानकर चलता है कि आप गिल्टी नहीं है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है? प्रोसिक्यूशन यह मानकर चल रहा है कि वह गिल्टी है और वो इन्वेस्टिगेशन भी उसी रूप में कर रहा है, और यहाँ पर जो प्रोसीडिंग चल रही है वह भी उसी रूप में वह कर रहा है। लेकिन कोर्ट जो है यह मानकर चलता है कि आप इनोसेंट हैं, क्योंकि लॉ बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि जब तक सजा नहीं हुई है तब तक आप इनोसेंट। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बहुत स्पष्ट तौर पर इसमें कहता है कि जब तक अपराधी को सजा नहीं हुई है तो हम यह मानकर चलते हैं कि वो इनोसेंट है, वो अपराधी नहीं है। हमको फायदा किसका लेना है? हमको फायदा उसी का लेना है। कोर्ट जो है मानकर चलता है कि हम इनोसेंट है, वहीं पर हमारे बचाने का रास्ता खुलता है। कोर्ट जो है मानकर चलता है कि हम अपराधी नहीं हैं, वही हमारे रास्ता क्या खुलता है? हमारे रिहा होने का रास्ता, हमारे बचाव का रास्ता। वकील के लिए वहीं पर जगह है प्रैक्टिस का, ठीक है ना, क्योंकि माल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से कहता है कि जब तक सजा नहीं होती है तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि वो अपराधी है। प्रोसिक्यूशन उसको सिद्ध कर रहा है कि अपराधी है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट यह कह रहा है कि नहीं, मैं अपराधी नहीं मानता हूं, आप सिद्ध करिए। और वो सिद्ध करने के लिए या नहीं सिद्ध करने के लिए आपको मौका देता है किसको डिफेंस करने का? आपको मौका देता है अपने क्लाइंट को डिफेंस करने का। और किससे प्रोटेस्ट करने का? प्रोसिक्यूशन से प्रोटेस्ट करने का। आप कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? आप प्रोसिक्यूशन से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट तो न्यूट्रल है, बल्कि कोर्ट तो आपके फेवर में है। कोर्ट तो है वह एक्यूज के फेवर में है, क्योंकि यह मानता है कि आप इनोसेंट है, ठीक है ना। कोर्ट यह मानता है कि आप इनोसेंट है, तो कोर्ट से आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं प्रोसिक्यूशन से लड़ाई, ठीक है ना। मेक इट ए पॉइंट, इसको एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि हम कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं?
हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रोसिक्यूशन से। अब है कि हमको यही तरीका निकालना है कि हम कैसे इससे बचे, ठीक है ना, हम कैसे इससे बचे। तो अब क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या सिद्ध करना चाहता है, किसी भी अपराध जब होता है, कोई भी घटना जब घटती है, तो उसमें 5 तत्व होते हैं, ठीक है ना, 5 तत्व होते हैं। वो 5 तत्व को उसको प्रूव करना है और उसी 5 तत्व को आपको काटना है। ये 5 तत्व क्या क्या है? पहला क्या है? मोटिव, कि कोई भी घटना जब घटती है तो उसके पीछे मोटिव होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जान मारने की प्लानिंग की, तो उसके पीछे उसका मोटिव था, क्या मोटिव था? बदला लेना। तो प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो उसकी एजेंसी है, वो यदि सिद्ध कर देती है कि मोटिव था, तब तो सजा होगी। आपको क्या करना है? आपको दिखलाना ही कि ऐसा कोई मोटिव नहीं था, स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया, यदि मर्डर हुआ है तो, ठीक है ना, स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई फ्लुक में, कोई तो उस समय में कोई तुरंत में दिमाग में बात आई जिसके चलते हो गया। दूसरा होता है इसका, उसके पीछे कुछ कारण होता है कि ये जो मर्डर किया गया उसके पीछे कुछ कारण था, क्या कोई दुश्मनी रही है क्या, उसको वो एस्टैब्लिश करने का कोशिश करता है। इसी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इसी के लिए होता है। पुलिस उसी चीज को लिंक स्थापित करने की कोशिश करती है कि ये जो घटना घटी उसका मोटिव क्या था। अब उसका मोटिव मारना था, ठीक है ना, बदला लेना था, उसके पीछे कारण क्या था। यदि पुलिस सारे लिंक को स्थापित कर देता तो आपको सजा मिलनी ही मिलनी है ना, तब तो जो जो एक्यूज है उसको सजा मिलनी है। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोर्ट आप लोग दोनों का बात सुनेगा यहाँ पर। अब तीसरा क्या है? तीसरा उसमें है कि उसको पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना है। उसको पता है कि हम जो गोली चला रहे हैं, हम जो मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो मर सकता है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। तो ये तीसरा है। और चौथा क्या है? प्रिपरेशन। जैसे मान लीजिए आप किसी को मारने के लिए गए, तो आपने कहीं से चाकू खरीदा, किसी को जहर देने के लिए गए तो आपने दवा दुकान से जहर खरीदा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन सारी चीजों पर करती है और तब उसको स्थापित करती है। और पांचवा क्या है? ओमिशन और कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि वो ऑफेंस हुआ, वो घटना घटी, ठीक है ना, वो घटना घटी, हम अब उसके तहकीकात की बात कर रहे हैं जिसको हमको तोड़ना है, ठीक है, जिसको हमको तोड़ना है। लेकिन जब शुरू कहां से हो रहा है? शुरू तो हो रहा है कमीशन ऑफ द ऑफेंस से हो रहा है ना। हम इसके पीछे की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू तो ऑफेंस से हो रहा है। हमको क्या तोड़ना है? हमको तोड़ना है कि जो घटना घटी वह, जैसे मान लीजिए कि हम मर्डर केस की बात करते हैं और हम क्या क्या पॉइंट है बचने का, वो भी अभी हम आप लोग को बताएंगे, कैसे कैसे किस किस पॉइंट पर बचा जा सकता है। तो हम मर्डर की ही जैसे बात करते, लेकिन एक चीज आपको और भी बतला दूं मैं कि मर्डर के केस में बचाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। मर्डर के केस में एक्यूज को बचाना बहुत ही आसान होता है। मुझे माना जाता है कि मैं मर्डर केस में काफी अच्छा केस लड़ता हूं, क्योंकि अधिकांश की रिहाई होती है, क्योंकि उसमें मर्डर केस को समझना थोड़ा आसान भी होता है और कोर्ट उसके प्रति थोड़ा सा लीनियंट भी रहता है, इस बात को भी आप जान लें। लेकिन यदि आप डकैती कर रहे हैं, आप यदि रेप कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में वह थोड़ा केस डिफिकल्ट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वहां पर आपको प्रूव करना होता है कि आप वहां पर थे नहीं, ठीक है ना, यह घटना को आपने अंजाम नहीं दिया, और भी बहुत सारे पॉइंट है। तो मैं मर्डर केस की बात कर रहा था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात आता है कि एक वकील जो है वह कैसे बचा सकता है अपने क्लाइंट को। हम लोग का काम यही है ना, हम लोग का काम है बचाना। हाँ, प्रोसिक्यूशन लॉयर, सरकारी लॉयर यदि आप बन जाइए तो आपका काम होगा सजा दिलाना, क्योंकि आप ये मानकर चलिए आया कि भाई यह तो गिल्टी है ही, तो आपका काम होगा सजा दिलाना। तो अब इस पूरे चेन को क्या आपको करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो 5 जो इंग्रेडिएंट हैं उसके चेन को, उसके सीक्वेंस को यदि हम तोड़ देते हैं, तब हम अपने क्लाइंट को बचा लेंगे, जो एक्यूज है
वो बचा लेंगे, क्योंकि कोर्ट यह मानकर चलता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वह इनोसेंट है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का यह सिद्धांत है। अब ये कैसे कैसे बचाएंगे, कौन कौन सा पॉइंट है आपके सामने, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको मदद कर सकती हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के क्रम में आपसे कोई टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपके बचने की संभावना है या नहीं है? आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं था तो बचने की संभावना नहीं है, लेकिन लाइसेंस है तो बचने की संभावना है। कब बचने की संभावना है? यदि आप प्रूफ नहीं होता है कि आप डिलिबरेटली आपने मारा है, ठीक है ना। यहाँ पर नेग्लिजेंस का मुकदमा दायर किया जा सकता है। बहुत सारे केस हैं जिसका कि मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा कि वहां नेग्लिजेंस का मामला दायर किया जा सकता है। अभी आप नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुन रहे होंगे, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वह इसी ढंग के एक केस में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है ना। 2 साल या 3 साल की पुरानी घटना है, सुनाई गई, क्योंकि अब मान लिया गया कि यह मामला नेग्लिजेंस का है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी गाड़ी को चलाते हुए किसी को ठोक दिया था जिससे मृत्यु हो गई, और यह मान लिया गया था कि यह मामला नेग्लिजेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर नेग्लिजेंस के आधार पर, यदि ड्राइविंग है तो नेग्लिजेंस के आधार पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि मोटिव वहां पर कुछ भी नहीं था। मोटिव नहीं था, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, सामने कोई आ गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गाड़ी चलाने के क्रम में ही दूसरा जो सर्कमस्टांसेस जो है उसमें आपको सजा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने में किसी को धक्का लग गया और आप गाड़ी को रोकने के बजाय आप घसीटते हुए उस आदमी को ले गए और आगे जाकर उसकी मृत्यु हो गई और आप पकड़ा गए। तब ऐसी स्थिति में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि नेग्लिजेंस था, क्योंकि जब धक्का लगा तब आपको पता था कि धक्का लगा है और आपको गाड़ी रोक देनी थी। आपने उसको आगे गाड़ी दौड़ा दी और वह व्यक्ति घसीटाता हुआ चला गया 4 किलोमीटर तक, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तो बचाना मुश्किल है। या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के क्रम में, ठीक है ना, गाड़ी चलाने के क्रम में किसी से झंझट हुआ और आपने उसको गाड़ी को रैश ड्राइविंग करते हुए उसके उसके मोटरसाइकिल में जाकर धक्का मार दिया। यहाँ भी बचाना मुश्किल है, क्योंकि आप मोटिव प्रूफ हो जाए कि आपसे बहस हुआ और आपने उसको बदला लेने के लिए मार दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप यह प्रूव कर देते हैं कि यह मामला नेग्लिजेंस का है और मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के पास वो आ गया जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई, तब आप यहाँ पर बचा सकते हैं। दूसरा, बहुत ये सारे केस का मैंने रेफरेंस दिया और अब मैं आप दूसरे तरफ आता हूँ, ठीक है। दूसरा कहाँ आप बचा सकते हैं मर्डर केस के मामले में? मर्डर केस के मामले में फिर सेल्फ डिफेंस की बात हम करेंगे कि सेल्फ डिफेंस में हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ डिफेंस का बहुत ही स्पष्ट प्रोविजन भी किया गया है। हम बात करते हैं जब सेल्फ डिफेंस की, तो सेल्फ डिफेंस में कहीं पर भी, ठीक है ना, हम जब प्राइवेट डिफेंस जिसको कहते हैं, जिसमें कि आपको बचने का रास्ता है, और यह सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 ऑफ द आईपीसी में इसकी चर्चा भी की गई है। सेल्फ डिफेंस क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में डकैती करने के लिए आ गया। सपोज करिए कोई व्यक्ति आपके घर में डकैती करने आ गया और डकैती करने के क्रम में वह जब आपने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, आपने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और उसे पकड़ लिया और उसे धक्का दिया, तो उसका सर जो है वह दीवार से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर यह प्रूव करना बहुत आसान है कि हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में मारा है। पुलिस वाले भी आप देखिएगा जो इनकाउंटर करते हैं वो क्या करते हैं, वह भागने की कोशिश कर रहा था, भागने के क्रम में जब हमने पीछा किया तो मेरे ऊपर उसने गोली चलाया और मुझे गोली चलानी पड़ी, जिसके चलते वह उससे गोली लगी और मर गया। ये थोड़े कहता है कि मैंने उसको इनकाउंटर कर दिया है, ये थोड़े कहता है कि वो अब पीठ दिखा के भाग रहा था, मैंने गोली मार दिया, ये गाड़ी से उतार कर गोली मारा, ऐसा तो नहीं कहता है।
तो वहां पर उसको भी सेल्फ डिफेंस का राइट है, वह भी तो सिटीजन ऑफ द इंडिया है ना, तो उसको भी वो राइट है। तो आप वहां पर यदि दिखा देते हैं कि सेल्फ डिफेंस में मारा गया है, तब आप बचना आसान हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस का प्रोविजन लेकर आप बचा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी को जानबूझकर मार दिए, अब मैं दूसरी चीजों पर आता हूँ, दूसरे सिचुएशन पर आता हूँ। अच्छा, सेल्फ डिफेंस में मैं कुछ केस लॉ की भी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। एक नंद किशोर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी, जहां पर जिसको कि यह माना गया है कि वो ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है ना। दूसरा एक और केस है जिसमें मोहिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें माना गया कि उसने ऑफेंस किया है। सेल्फ डिफेंस का प्ली लोगों दोनों ने लिया था, सेल्फ डिफेंस का प्ले लिया था। अब पहला केस क्या है? पहले केस में है कि एक व्यक्ति ने, ठीक है, जो सिख व्यक्ति था, उसने एक महिला को एबडक्ट कर लिया, और वो महिला जो थी वो शादीशुदा महिला थी, शादीशुदा महिला थी। और शादीशुदा महिला को एबडक्ट कर कर, मतलब उसका किडनैपिंग कर कर उसे सिख धर्म में दीक्षा दिलवा दिया, सिख धर्म एक्सेप्ट करवा दिया, और उसने उससे शादी कर लिया। बाद में चलकर जब उस महिला के पति के रिश्तेदार लोग, ठीक है ना, वो उसके पास आए, अब महिला ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके साथ मुझे रहना है, तो अब वो लोग आए और उन लोग मारा पीटी करने लगे, ठीक है, मारा पीटी, महिला के साथ मारा पीटी करने लगे, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। इसी क्रम में उसके उस पति ने, नया पति जो सिख धर्म को एक्सेप्ट करवाया था, उसने उसको बचाने के क्रम में इन लोगों पर प्रहार किया, जिससे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब एक क्लियर हत्या का मामला नजर आ रहा है, साफ जो है हत्या का मामला नजर आ रहा है, लेकिन अब हत्या का मामला नजर आ रहा है तो उसको बचाएगा कैसे? है तो वकील का पूरा इंटेलिजेंस है, कैसे बचाता है? उसने सेल्फ डिफेंस की बात कही, बोला कि उसने मेरी पत्नी के ऊपर हमला किया था। और यहां जान लीजिए, सेल्फ डिफेंस में भी चीज है कि आपको अपना बचाव, अपनी संपत्ति का बचाव, ठीक है ना, अपने परिवार का बचाव, रिश्तेदार का बचाव करने में यदि किसी की हत्या हो जाती तो वो सेल्फ डिफेंस, ठीक है। इसने कहा कि इसने मेरी पत्नी के ऊपर असॉल्ट किया था, ठीक है, और उसकी जान जा सकती थी, इसीलिए मैंने उसको बचाने के क्रम में उस पर प्रहार किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मृत्यु हो गई, लेकिन वो कैसे मृत्यु हो गई? सेल्फ डिफेंस में मृत्यु हो गई। और यह जो केस है नंद किशोर लाल का केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें उस व्यक्ति या माना गया कोर्ट के द्वारा कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, और उसकी रिहाई हो गई, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो अपना सेल्फ डिफेंस है, दूसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फॉर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरा है कि जो प्राइवेट डिफेंस है उसमें वह यदि मान लीजिए कि प्लीड करता है, वह प्लीड करता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तब ऐसी स्थिति में यह जो है वह आपको फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? हम क्रिमिनल स्टूडेंट्स को छोड़कर हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि जब आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को मिलाना पड़ेगा, और तब जाकर आप अपना बहस करेंगे तो एक बेहतर बहस होगा। आप आर्टिकल 21 को देखिए, जहां पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही गई है, मतलब कि आपको जीने का अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है और आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपका जीने का अधिकार व्यक्ति छीन रहा है, आप क्या करिएगा? उसको मारिएगा ना, अपनी अपनी जीवन को बचाने के लिए। तो हम आर्टिकल 21 में भी हम सेल्फ डिफेंस को देखते हैं। हम सिर्फ सेक्शन 96 से 106 ही नहीं, हम आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते हैं, जिसके तहत हम बचा सकते हैं, ठीक है ना, जिसके तहत हम बचा सकते हैं। तो आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही गई है। अब
दूसरी बात मैं करूं, थोड़ा पीछे मैं फिर आता हूं कि एक एक्सीडेंट पर ही और एक घटना पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि मोटिव कहाँ कहाँ पर हम तोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, मोटिव कहाँ कहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी महिला को, ठीक है ना, किसी महिला को कोई व्यक्ति एबडक्ट कर लिया, कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उसे महीने तक एक कमरे में रखा और उससे रेप करता रहा। महिला इतना एनॉयड हो गई कि उसने जब एक दिन वो व्यक्ति आया तो वहां पर रखे हुए एक कुछ बर्तन था जिससे वो इतना उसके माथे में मारी कि वह व्यक्ति मर गया। कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि कोर्ट उसके प्रति सिंपैथेटिक था कि उसने अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी। यहां पर आप ये डिफेंस लेंगे, ठीक है ना, डिफेंस लेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि जो एक्यूज होता है उसके पास डिफेंस होता है लेकिन फिर भी वह बता नहीं पाता है। तो वकील का काम इन सारी चीजों को निकालना। ये मैं अपने एक केस का भी जिक्र आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक जिक्र करूं और भी जिसमें कि रिहाई नहीं मिली है सेल्फ डिफेंस का प्ली लेने पर भी, जो कि मैंने आप लोगों को भी केस का बात बताया था, मोहिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें यह व्यक्ति ईट फैक्ट्री का मालिक था। मोहिंदर पाल जॉली जो है फैक्ट्री का मालिक है और वह एक ईटे भट्ठे का भी मालिक है। ठीक है, जहां पर वह कुछ झंझट होता है और वहां जो लेबरर है वो ब्रिक बैटिंग करने लगते हैं मोहिंदर पाल सिंह जॉली पर, मतलब कि पत्थर फेंकते हैं उसके तरफ। तो मोहिंदर पाल सिंह जो है वो तुरंत ही अपना बंदूक निकालता है और गोली मार देता है कुछ लोगों को। जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट में मोहिंदर पाल सिंह ने यह प्ली लिया कि सेल्फ डिफेंस में मैंने ये गोली चलाई है जिससे लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि पत्थर के फेंकने से, ठीक है ना, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। आप, ठीक है, मान सकता हूं कि आप घायल हो सकते थे लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसीलिए आप जो सेल्फ डिफेंस का प्ली ले रहे हैं वो प्ली ही गलत है। और कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया और उसके डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। ठीक है ना, डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा, क्योंकि कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया, देयर वाज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। देयर वाज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मतलब कि डेथ का कोई एप्रीहेंशन नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि आपने क्राइम किया है। तो मैंने दोनों चीज आपको बतलाई कि आप कैसे डिफेंस लेंगे और कहां पर डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, यदि वकील अच्छा है तो वहां पर वह तरीके से डिफेंस लेकर चीजों को खत्म करा सकता है। ठीक है, तरीके से चीजों को डिफेंस लेकर खत्म करा सकता है। मैं आपको एक अपने एक केस की चर्चा करना चाहूंगा जहां पर मैंने कैसे रिहा कराया है, कैसे सजा दिए हुए व्यक्ति को कैसे रिहा कराया है। एक व्यक्ति को रेप के आरोप में 7 साल की सजा हो गई, तो मेरे पास आया। ठीक है, एविडेंस वहां पर डाला हुआ था, एड्यूस किया था, लेकिन एविडेंस पर उस बहस ही नहीं हुई। लोअर कोर्ट में उस पर नोटिस ही नहीं लिया गया और वह डिपोजिशन का पार्ट भी था, डिपोजिशन का पार्ट था, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था, लेकिन वहां पर लोअर कोर्ट में उस पर उसको नोटिस में ही नहीं लाया गया। और जब तक आप नोटिस में नहीं लाएंगे, प्रोसिक्यूशन का काम मैंने आपको बताया सजा दिलाना या मानता है गिल्टी है, कोर्ट तो न्यूट्रल है और आपने डिफेंस नहीं लिया तो कोर्ट तो सजा सुनवा देगा। कोर्ट की गलती तो है नहीं। आप कहेंगे कोर्ट ने आंख बंद कर सजा सुनवा दिया, सजा तो सुनवा रहा है प्रोसिक्यूशन ना। सजा दिलाने में कौन मदद कर रहा है? प्रोसिक्यूशन। कोर्ट न्यूट्रल है। यदि आप ढंग से डिफेंस करेंगे तो आप कोर्ट आपको राहत देगा, आपको छोड़ देगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वहां पर मैंने जब पूरे पूरे फाइल को पढ़ना शुरू किया जिसमें कि उसे 7 साल तक की सजा हुई थी, फाइल को पढ़ना शुरू किया तो फाइल को पढ़ने के क्रम में मैंने यह देखा कि जो पूरी घटना है जिसमें रेप का बात की गई है, उसमें जिस महिला ने आरोप लगाया है
वह महिला की उम्र उस समय वह दिखा रही है कि वह नाबालिग थी, ठीक है? उस समय पॉक्सो एक्ट नहीं लागू हुआ था, उसके पहले का है मामला, सजा हुई है, उसके बाद मेरे पास आया। तो यहाँ पर नाबालिग अपने आप को दिखा रही है, लेकिन जब मैं पूरी चीजों को पढ़ने लगा, डिपोजिशन को पढ़ने लगा, तो डिपोजिशन में उसकी बेटी ने गवाही दी हुई थी, उसकी बेटी जो थी गवाही दी हुई थी, और बेटी की उम्र उस समय 25 साल थी। घटना 12 साल पहले की वो बता रही है, ठीक है ना? 12 साल पहले की यह घटना दिखा रही है। 2006 में घटना हुई और उसने केस किया है 2017-18 में जाकर, और बेटी उसकी 25 साल की थी। 12 साल पहले की घटना और बेटी जो अभी 25 साल की है, मैंने उसको एक अपना पॉइंट बनाया। दूसरा, मैंने देखा कि उसमें एक जगह पर लगा हुआ है कि उस व्यक्ति ने उस औरत को कुछ कर्ज दिया हुआ था, कर्ज दिया हुआ था, कर्ज का प्रोनोट भी था और बैंक ट्रांसफर भी था। इसको इसको भी एग्जीबिट तो कराया गया था, लेकिन उसको बहस में नहीं लाया गया। दो चीजें थी, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि ये क्या है मामला, ठीक है ना? उस व्यक्ति से मैंने पूछा, जो उसके रिश्तेदार थे, क्या है मामला। और मैं खुद भी, ठीक है ना, खुद भी उस व्यक्ति से जेल में जाकर मिला, क्योंकि मैं जब केस करता हूँ तो पूरा खुद भी तहकीकात अपने ढंग से करता हूँ, अपने ढंग से फाइल को तैयार करता हूँ। मैं उस व्यक्ति से जाकर मिला, तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो औरत मेरे यहाँ काम करती थी, और वो जो औरत काम करती थी उसने मेरे से कर्ज लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए, और जब हम लोग पैसा मांगने लगे तो वो पैसा देने के बजाय हम लोगों के ऊपर केस कर दी, रेप का केस कर दी, जिसमें उसे सजा हो गई। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने इस पर प्ली नहीं लिया क्या? तो कि सर मैंने तो अब सब पेपर दे दिया था। तो मैंने हाई कोर्ट में अब प्ली लिया, ठीक है ना? मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो जजमेंट जो दिया गया है लोअर कोर्ट में बहुत इरनस है, और जो डिपोजिशन है, ठीक है ना, और उसको ढंग से इवेल्युएट नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो औरत आरोप लगा रही है उसकी आरोप की वेरासिटी को भी नहीं देखा गया है, मतलब सत्यता की जांच नहीं की गई है। तो कोर्ट ने तो बोला कि आप बताइए इसमें क्या है, ठीक है ना, बताइए क्या है। मैंने कहा कि आरोप, वो औरत ने आरोप लगाया कि जिस समय उसका रेप हुआ, रिपीटेडली रेप हुआ है, उस समय वो अनमैरिड थी, और उस समय उसकी उम्र 12 साल की थी, और वो अनमैरिड दिखा रही है अपने आप को। लेकिन मिलोड, जो डिपोजिशन में डिपोजिशन नंबर सच एंड सच है, वह उसकी बेटी है जो गवाही दे रही है इसमें, और जो गवाही दी है ये 2017 में मान लीजिए गवाही दे रही है, ठीक है? तो उस समय उसकी उम्र 25 साल है, जो केस डायरी में भी आया हुआ है, और आपके जहां पर लोअर कोर्ट में जो गवाही हुई उसमें भी उसका एज वर्ड डाला हुआ है, और आधार कार्ड भी उसका मैंने प्रोड्यूस किया। तो यह कैसे हो सकता है कि वह औरत नाबालिग थी और अनमैरिड थी और उसका बच्चा हो गया? कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया। और दूसरी चीज है मिलोट की, ये जो प्रूव करना चाह रही है कि उसके ऊपर रेप हुआ, उसके ऊपर लगातार बलात्कार हुआ, उसके पीछे उसका कुछ इल मोटिव है। कोर्ट ने पूछा मोटिव क्या है उसका? हमने मोटिव है उसका पैसा खा जाना, मोटिव है उसका बोला कि पैसा खा जाना। बोले बिल्कुल मिलोट, उसने उससे कर्ज लिया हुआ था, उसके यहाँ काम करती थी, बेटी की शादी के लिए उसने कर्ज लिया हुआ था, और वो कर्ज चुकाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वहां पर केस कर दिया। बोले कि ये कहाँ प्रूफ हो रहा है, जजमेंट पे तो कहीं नहीं आया हुआ है। हमने जजमेंट पे नहीं आया हुआ मिलोट, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जजमेंट एररनेस है, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। तो हम बोले कि मिलोट, उसने जो पैसा लिया है उसका बैंक ट्रांसफर है, उसकी बेटी की शादी का डेट आप मिलाइए और आप पैसे का बैंक ट्रांसफर को मिलाइए, पता चल जाएगा। दूसरी चीज कि उसने प्रोनोट लिख कर दिया हुआ है कि मैं इतना पैसा ले रही हूँ, इतने समय में लौटा दूंगी, और उसकी सजा हुआ हुआ व्यक्ति था 7 साल का, उसे हाई कोर्ट से रिहाई मिली। तो आप डिफेंस कैसे ले सकते हैं, यह आपको सोचना है। डिफेंस किस ढंग से आप ले सकते हैं, यह आपको सोचना है। या पूरी चीजों को किस रंग ढंग से आप चीजों को वहां पर पुट करते हैं कोर्ट में,
और ये एक वकील का काम है। और आपको अच्छा वकील बनना है, ये मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि आपको अच्छा वकील बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस को कैसे एड्यूस करना पड़ेगा, बहस कैसे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? बहस पर तो मेरा पूरा एक क्लास होगा ही, जिसमें मैं बताऊँगा। अब है कि आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और फिर बता दूँ कि मैंने अभी आप लोगों को रैश ड्राइविंग की बात कही थी, अब मैंने बात कही नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात कही, ठीक है? अब एक व्यक्ति जो था, ठीक है ना? एक व्यक्ति जो था, उसने दिल्ली बीएमडब्ल्यू कांड आप सुने होंगे, जिसमें कि एक रईस ज़्यादा जो था, अमीर बाप का बेटा, उसने अपने बीएमडब्ल्यू से किसी व्यक्ति को धक्का मार दिया, लेकिन वह भागा नहीं, वो बैठा रहा क्योंकि उसे लगा कि उससे गलती हो गई है और वो थाने में गया, थाने में जाकर सरेंडर किया। मर गया व्यक्ति वो, लेकिन उसने थाने में सरेंडर किया जाकर। दूसरा व्यक्ति जो था, मैं दोनों की बात मैं करूंगा, तो और दूसरा व्यक्ति था, मैं बिहार में गया की बात करूं, जहां पर एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर एक व्यक्ति के ऊपर कार को चढ़ा दिया। दोनों ही केस में जो था वह मृत्यु हो गई और दोनों कार एक्सीडेंट ही था। जो बीएमडब्ल्यू कांड का व्यक्ति था, उसे पहले तो जमानत मिल गई थाने से ही और उसे 2 साल की सजा हुई। यह माना गया कि वह नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, तो आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो गया की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसने रैश ड्राइविंग कर गुस्से में व्यक्ति को चढ़ा दिया था, उसमें 302 की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई। अब आप कहेंगे सर कि दोनों ही केस में ड्राइविंग का मामला था, तो दोनों में अलग अलग पैरामीटर क्यों अपनाया गया? अब फिर मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अब आप आईपीसी और सीआरपीसी को भूल जाइए और अब थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ फिर से एक बार चलिए। यहाँ पर मैं आर्टिकल 14 की चर्चा करना चाहूंगा, जहां पर बचने का रास्ता दिया गया है। किसी व्यक्ति को सजा जो मिलती है, वो सजा कैसे मिलती है? सजा मिलती है वह कानूनी प्रावधान के तहत ही मिलती है ना। लेकिन किसी को कम सजा मिलती है, किसी को ज्यादा सजा मिलती है। यह कैसे हो रहा है? अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अब इसलिए मैं ये यहाँ पर मैं आप आर्टिकल 14 की चर्चा में कर रहा हूँ कि आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात कही गई है। मतलब कि कानून जो है वह जो है वह रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है ना, वह एक नियम से चलता है और वो सबके लिए इक्वल है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। तो आप ये कहेंगे सर कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, तो एक व्यक्ति को 302 के तहत सजा हो गई, एक को 304 के तहत सजा हो गई, लेकिन दोनों तो कार एक्सीडेंट में ही मारा गया है। दोनों व्यक्तियों ने कार चढ़ा दिया जिसके चलते मरा है। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल 14 का सबसेक्शन 2 भी है, जिसमें यह कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि कानून के नजर में समान है, लेकिन कानून जो है वह इसके साथ साथ एक बात और भी कह रहा है कि आपको इक्वली प्रोटेक्शन भी दे रहा है। मतलब कि परिस्थितियां यदि समान होंगी तब सजा समान होगी, परिस्थितियां समान होंगी तो सजा समान होगी। तो एक व्यक्ति ने रैश ड्राइविंग कर बदला लेने से गुस्सा में जाकर चढ़ा दिया, परिस्थितियां अलग थी। दूसरा व्यक्ति नेग्लिजेंस में उसको पता नहीं चला, गाड़ी चढ़ गया और उसने खुद सरेंडर कर दिया। उसका मोटिव मारने का नहीं था, पहले वाले का मोटिव मारने का था। उसी ढंग से जब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है मोटिव के तहत, उसे 302 की सजा होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में, परिस्थितियां अलग है, वहां पर यदि उसको मार देता है तो वह रिहा हो जाता है, उसे सजा नहीं होती है क्योंकि वो क्राइम नहीं माना जाता है। सेल्फ डिफेंस क्राइम नहीं है। तो यहाँ पर मर्डर दोनों है, तो ये परिस्थितियां अलग अलग है। आप वकालत कैसे करते हैं सब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वकालत आप कैसे करते हैं आप पर डिपेंड करता है। अभी एक इसने त्रिविंदर शर्मा ने लिखा है, सेकंड जो साइटेशन है वह है महिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। महिंदर जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। अब हम आते हैं कि
ऑफेंस जो है, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन कैसे आप करेंगे? ऑफेंस को हम सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल ऑफेंस है तब तो डिफेंस की जरूरत है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में तो बहुत बार आप ऐसे भी निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस है जो सीरियस ऑफेंस है, 3 साल से ऊपर की, जहां पर सजा है और जिसमें एफआईआर पुलिस को करना ही करना है, ठीक है ना, उसको हम कॉग्निजिबल ऑफेंस कर रहे हैं। और फिर है आपका नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जहाँ पर 3 साल से कम की सजा है, जहाँ पर एफआईआर नहीं होता है, वो सिर्फ आपका नॉन कॉग्निजिबल रजिस्टर, ऑफेंस का रजिस्टर जो होता है, एनसीआर जो होता है, उसमें मामला दर्ज होता है, ठीक है, उसमें आपको बेल भी मिल जाता है। उसी ढंग से बेलेबल और ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम जब कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल की बात करते हैं तो उसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल की भी बात करते हैं। फिर आता है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसको कि जहां समझौता हो सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जहां समझौता नहीं हो सकता है। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, वह जिसकी चर्चा सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी में की गई है, कुल 40 हैं, रेदर 41 है, बीच में और भी डाला गया था, जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें समझौता हो सकता है, इसमें 13 ऐसे ऑफेंस हैं जिसके समझौता करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होता है, ठीक है ना, कोर्ट के सामने आपको जाना होता है, कोर्ट आदेश करेगी तभी समझौता होगा। और 27 ऐसे ऑफेंस हैं जहां पर कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपस में आप समझौता कर लेते हैं तो आप उसमें निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऑफेंस है जो नॉन कंपाउंडेबल होते हुए भी उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया, यहाँ पर समझौता हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है 498A, जिसका कि कभी काफी मिसयूज भी होता रहा है। तो 498A जो है वहां पर आजकल हो गया है कि मीडिएशन होता है और समझौता होता है, कोर्ट के सामने जाते हैं तो उसमें समझौता होकर केस को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं। मैं आपको एक केस की बात बतलाऊं जहां पर, ऐसे तो बहुत बार ऐसे केस में मैं सलाह देता रहता हूँ, जगह पर मैं बैठा हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल मामला था जहां पर कुछ विधायक लोग इसमें इन्वॉल्व थे कुछ केस में। तो अब चूंकि विधायक के ऊपर केस हो गया था तो उनके ऊपर दबाव था, केस को आप वापस ले लीजिए। केस था 307 का। हमसे पूछा गया कि सर हम लोग क्या 307 का केस वापस ले सकते हैं? हमने, ये तो कंपाउंडेबल है ही नहीं। दूसरी चीज कि क्रिमिनल केस जो है कंपाउंडेबल होता नहीं है, जब कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है वह कंपाउंडेबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब क्राइम होता है तो सोसाइटी के खिलाफ होता है और वह स्टेट के खिलाफ होता है। तो आप तो पार्टी ही नहीं है, पार्टी कौन? स्टेट है। स्टेट चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, आप तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वहां पर कंपाउंडेबल भी नहीं होगा, विड्रॉ स्टेट कर सकता है, ठीक है ना, आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ मामलों में देखिएगा जहां पर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए केस किया जाता है और ये केस का एफआईआर करने के बाद कहा जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए तो मैं केस को उठा लूंगा। तो आप सीधे बोलिएगा अपने क्लाइंट को कि ऐसी स्थिति में वो केस को उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें तो है जो कि आप कैसे बचा सकते हैं अपने क्लाइंट को, किस ढंग से आप चीजों को पुट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, ये सारी चीजें जो है वो आपको जाननी होगी। और कैसे आपको बचाना है क्लाइंट को यह आप समझ चुके होंगे। जब रेप का मामला आता है या फिर जब डकैती का मामला आता है तो वहां पर आप मेडिकल रिपोर्ट का रेप में सहारा लें। यदि आप वहां पर नहीं है इन्वॉल्व तो मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लें। बोलिए है कि आप सीमेंट का टेस्ट करा कर देखिए, ये सारा टेस्ट देखिए। दूसरा चाहिए कि आप वहां नहीं थे, इसका प्रूफ आप दीजिए। डकैती के केस में आप ये दिखलाइए कि आप वहां थे ही नहीं। इन सारी चीजों को आप इस ढंग से डिफेंस ले सकते हैं। और केस लॉ को पढ़िए, केस लॉ से आपको काफी फायदा होगा। प्रोविजन खाली पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, केस लॉ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। तो मित्रों, आज यहीं तक आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि आपको अपने क्लाइंट का बचाव कैसे करना है।
आप ये समझ चुके होंगे कि आप अपने एक्यूज का बचाव कैसे करना है, क्योंकि एक्यूज तब तक वो आरोपी है, वो अपराधी नहीं है, जब तक कि कोर्ट उसको प्रूफ नहीं कर देता है। और कोर्ट भी मानकर चलता है कि आप जब तक सजा सिद्ध नहीं होती, आप इनोसेंट हैं। इसका फायदा लीजिए और अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करिए। थैंक यू।